हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जो जो व्यवसाय आते हैं उनको हम विस्तृत रूप से इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक हों, इन सभी का जो कार्य होता है वो क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्ययन करना होता है। और ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। उन सभी क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत रखेंगे, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने से संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो प्राथमिक जो क्रिया मानव की हैं, उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि जो प्राथमिक व्यवसाय से जो उत्पाद हमें मिल रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल या जो कच्चा पदार्थ हमें मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, परिष्कृत करेंगे या उसका रूप बदलेंगे या जीवन यापन के लिए हम उसको क्या करेंगे, और अधिक उपयोगी बनाने का जो है काम करेंगे। तो जो प्राथमिक व्यवसाय से जो हमें उत्पाद मिला था, उसका क्या हो गया, रूप बदल गया और उसका मूल्य भी क्या हो गया, बढ़ गया और वो अधिक उपयोगी हो गया। तो उसको रूप बदलने, अधिक मूल्यवान बनाने से संबंधित जो काम होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, द्वितीयक व्यवसाय वो कहलाएगा, या उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक व्यवसाय उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो द्वितीयक जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और द्वितीयक व्यवसायों को जो है हम अलग अलग समूहों के अंतर्गत या अलग अलग वर्गों के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। द्वितीयक व्यवसाय को हम अलग अलग समूह के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आपके आता है जैसे कि आपका ये इंजीनियरिंग उद्योग है ना, इसके अलावा जैसे निर्माण उद्योग, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, और इसके साथ जो शक्ति उद्योग होते हैं, और वस्त्र उद्योग, भोजन और पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, और जो प्लास्टिक उद्योग, परिवहन और संचार। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो द्वितीयक व्यवसाय हैं उनको हम अलग अलग समूहों में रखते हैं, अलग अलग वर्गों में रखते हैं। तो जिसमें आपने जो पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक व्यवसाय को हम कितने भागों में या समूहों में रख सकते हैं। तो इसको 10 भागों में हम रख सकते हैं। इसमें आपको देखना है, तो इंजीनियरिंग उद्योग जैसा मैंने आपको भी बताया है, उसके बाद आता है आपके निर्माण उद्योग, फिर आता है आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फिर आता है आपके रासायनिक उद्योग, फिर आता है आपके शक्ति उद्योग, फिर आता है आपके वस्त्र उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन व संचार उद्योग। तो परिवहन व संचार को भी एक उद्योग का जो है दर्जा दिया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग की, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे द्वितीयक उद्योग, और द्वितीयक उद्योग को हम कितने वर्गों में रखते हैं। तो विनिर्माण उद्योग की हम बात करें तो पहले तो आप इसका अर्थ समझे कि विनिर्माण उद्योग का जो अर्थ होता है वो प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना है। तो यहाँ पर ये आपकी इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी कि जैसे आपके क्वेश्चन आता है
कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ लिखिए या विनिर्माण उद्योग से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ होता है कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को, है ना। तो प्राथमिक जो व्यवसाय या प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री, मान लीजिए आप कपास है, तो उसको शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा, है ना, परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री, मान लीजिए आपके पास कपास है ना, तो उस कपास को आप शारीरिक या यांत्रिक से, शारीरिक यानी कि जैसे आप चरखा चला सकते हो, यांत्रिक यानी कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, है ना, जो औजार होते हैं या जो मशीनरी होती है उसकी सहायता से आप उसको एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं, यानी कि उस कपास से आप क्या कर सकते हैं, कपड़ा तैयार कर सकते हैं। तो वो अपने आप में क्या हो गया, विनिर्माण हो गया, है ना। तो विनिर्माण का मतलब छोटे से लगाकर बड़े पैमाने पर जितना भी उत्पादन होता है ना, वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वो सभी आपके जो है विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत उनको रखा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। देखिए आगे, विनिर्माण उद्योग के नाम से अक्सर हमें ये भ्रांति हो जाती है कि यह केवल बृहद स्तर का उद्योग है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इस उद्योग को किसी भी स्तर पर आरंभ किया जा सकता है। इस अर्थ में अति साधारण वस्तुओं, जैसे हम बात करें मिट्टी के आप बर्तन तैयार करें, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने से लेकर भारी से भारी निर्मित वस्तुएं, जैसे बड़ी मशीनें हो सकती हैं, जलयान हो सकते हैं, भारी रसायन बनाने संबंधी आदि सभी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, सम्मिलित होते हैं। निर्माण उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाते हैं। जैसे धातु का अयस्क हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कपास, मैंने आपको कपास का उदाहरण बताया भी था अभी। ये असंशोधित पदार्थ भी होते हैं, जैसे इस्पात हो सकता है जिससे हम यंत्र व कल पुर्जे बनाते हैं, चिरी हुई लकड़ी हो सकती है जैसे हम कागज की लुगदी बनाते हैं या फर्नीचर बना सकते हैं, कपास का धागा जिससे हम क्या कर सकते हैं, वस्त्रों को बुन सकते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ बनता है कि असंशोधित पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जो कच्चा माल होता है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है या प्राथमिक व्यवसाय है, उससे हमें प्राप्त हुआ। मान लो आपने खनन के द्वारा अयस्क प्राप्त किया, है ना, वनों से मान लो आपने लकड़ी प्राप्त करी, कृषि के द्वारा आपने कपास प्राप्त किया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उद्योग के लिए कच्चा माल हो गया, है ना। तो कच्चा माल हो गया ये, और ये पदार्थ अपने आप में क्या कहलाते हैं, असंशोधित पदार्थ कहलाते हैं, है ना। और जैसे इनका संशोधन होता है, मीन्स जैसे अयस्क आपके पास है तो उसको आप किसी कारखाने में, जैसे मान लो कि लौह इस्पात कारखाना है, तो वहाँ पर आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, लौह अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। लौह अयस्क वहाँ ले जाओगे तो उससे आप क्या बना सकते हो, यंत्र बना सकते हो, किसी भी मशीन के कल पुर्जे आप बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास लकड़ी है, उस लकड़ी से आप क्या कर सकते हो, कागज की लुगदी बना सकते हो, या फिर क्या बना सकते हो, फर्नीचर आप बना सकते हो। कपास का धागा आपके पास है, मान लो रुई यानी कपास आपके पास है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, वस्त्रों को बुन सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको जो विनिर्माण उद्योग है वो समझ में आया होगा। हम आगे बात करें तो विनिर्माण उद्योग से किसी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आप किसी भी देश में निर्माण उद्योग के विकास के साथ ही उसकी राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ती है। उत्पादन बढ़ेगा तो फिर व्यापार भी बढ़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आमदनी या आय भी बढ़ेगी। तो निर्माण उद्योग के विकास के साथ क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, वो बढ़ती है हमारी। वह देश विकसित होता जाता है, यानी विकास की ओर अग्रसर होता है। औद्योगिक विकास देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड होता है। विश्व के सभी विकसित देश, जैसे हम बात करें यूएसए की, हम बात करें ना, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये सभी औद्योगिक दृष्टि से क्या है, विकसित राष्ट्र हैं। यानी कि यहाँ पर उद्योग जो है वो एक अच्छी स्थिति में है, एक अच्छी स्थिति में है। देखिए, आप उद्योग का विकास के साथ संबंध कैसे हो गया, तो यहाँ पर जो चीज़ आपके जो सिलेबस में दे रखी है, आपने अभी पढ़ा है कि भाई निर्माण उद्योग के विकास के साथ ही
किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे हम मान लीजिए आपके पास में अच्छे सूती वस्त्र उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है या अन्य बड़े रासायनिक उद्योग हैं, तो उनसे जो उत्पाद हमको मिलता है, तो हमारी जो लोकल डिमांड होती है, स्थानीय मांग होती है, उसकी पूर्ति होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको निर्यात कर सकते हैं, दूसरे देशों को बेच सकते हैं। उससे हमको क्या होगा? विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और उससे जो है जैसे हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी? तेजी से विकास करेगी। यहाँ तक आप कंप्लीट करें। हम अगले वीडियो में औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।